यूपी में योगी सरकार आज पेश करेंगी विधानसभा का बजट। कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी। थोड़ी देर में विधानसभा में होगा पेश। दोपहर 1 बजे सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। हुगली में करेंगे रैली। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों की साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामुल्ला हाईवे पुल के नीचे आईईडी बरामद। वहीं मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। वहीं पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों पर रॉबर्ट वाड्रा ने जताया विरोध। साइकिल चालक पहुंचे दफ्तर, कहा मुश्किल में आम आदमी। प्रधानमंत्री एसी कमरे से निकले, देखे लोगों की दिक्कतें। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। पुडुचेरी में आज शाम 5 बजे कांग्रेस द्रमुक के गठबंधन वाली नारायणसामी सरकार का शक्ति प्रशिक्षण होगा। बता दें आपको, शक्ति प्रशिक्षण से पहले रविवार को कांग्रेस और द्रमुक के एक विधायकों के इस्तीफा देने के कारण सरकार पर संकट बढ़ गया है और अब सत्ता पक्ष के पास 12 विधायक है, जबकि विपक्षी सदस्यों की संख्या 14 है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि 13 सदस्यीय विधानसभा में 7 स्थान रिक्त हैं। बता दें आपको कि आज पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को बहुत मत साबित करने से ठीक पहले बड़ा झटका लगा है और इस बीच कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया। बता दें आपको कि इस बीच ये खबर नारायणसामी सरकार का शक्ति प्रशिक्षण आज होगा और इस बीच पुडुचेरी में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। बता दें आपको कि नारायणसामी सरकार का आज शक्ति प्रशिक्षण है और इस बीच पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायणसामी को बहुमत साबित करने से ठीक पहले झटका लगा है। रविवार को कांग्रेस के एक और डीएमके के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया और इसके बाद कांग्रेस डीएमके के गठबंधन वाली सरकार के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार सोमवार को अपने मौजूदा कार्यकाल का 5वां और आखिरी बजट पेश करेगी और इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रतिक्रिया दी है। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता को कि इस बजट में रोजगार के साधन होंगे, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था होगी। जितनी भर्तियां रुकी हुई हैं उन भर्तियों को निकालेगी सरकार, अपना वादा पूरा करेगी जो 14 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का था। उम्मीद है कि किसानों के लिए पुनः खाद पर सब्सिडी बढ़ाएगी। उम्मीद है कि कर्जे माफ़ करेगी। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आय दोगुनी करने के लिए स्वामीनाथन कमेटी आयोग की सिफारिश करेगी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि कोरोना काल के बाद सभी परेशान थे और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों में आम जनता फिर से परेशान हो रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। पहली अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटी हुई थी। बेरोजगारी का आलम देख लीजिए, कमाई में ढेले भर की वृद्धि नहीं हुई है किसी की। अगर मैं 5 समृद्धि के टापुओं की बात छोड़ दूं तो आम आवाम को आप क्या रिलीफ दे रहे हैं? मेरा मानना है कि फौरी तौर पर आपको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि इसकी मार हर क्षेत्र में पड़ती है। मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और निम्न वर्ग की तो मैं बात ही क्या करूं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अधिकांश लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ लोग दाएं बाएं करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और सीएम ने कहा कि अब तो नीतीश सरकार की सहयोगी वीआईपी और हम के अध्यक्षों ने भी मुजफ्फरपुर में शराब पीने से 5 लोगों की हुई मौत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वहीं नीतीश सरकार के मंत्री मुकेश सहानी ने तो शराबबंदी कानून को ही विफल करार दिया। बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करने वाले सीएम नीतीश कुमार की लगातार शराबबंदी को लेकर फजीहत हो रही है।
बता दें आपको कि शराबबंदी से बिहार सरकार को हर साल 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। वहीं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि जिन जिलों में शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है, वहां के एसपी के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मांझी ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ते हुए कहा कि ये सोचने वाली बात है कि जब राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, आखिर शराब बेची कैसे जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की अगुवाई अब किसान नेता राकेश टिकैत करते दिख रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत लंबे वक्त से सुर्खियों में हैं और उनका ऐलान है कि कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए वे गुजरात का दौरा करेंगे। राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र से कई किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं और ऐसे में अब वो इन राज्यों में जाकर किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नए कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए राकेश टिकैत बोले, नए कृषि कानूनों से किसानों का भला नहीं होने वाला। आज जो दूध गांव में 20-22 रुपए लीटर मिलता है, वही शहरों में 50 रुपए लीटर तक बिकता है। और इसी तरह अगर खेती प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आएगी तो फसल के दाम भी इसी तरह तय होंगे। गुजरात से आए किसानों ने रविवार को राकेश टिकैत के साथ चरखा सौंपा। वहीं बता दें आपको कि राकेश टिकैत ने कहा कि चरखा चलाकर गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर भेजा और हम भी चरखा चलाकर कंपनियों को बाहर भेजेंगे। हम गुजरात में जाकर किसानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे। बता दें आपको कि दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन को करीब 3 महीने हो चुके हैं और बीते कुछ दिनों से अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बाद अब ये गूंज बंगाल तक भी पहुंच गई है। साथ ही अब राकेश टिकैत ने गुजरात, महाराष्ट्र में भी ऐसी ही सभाओं की बात कही है। गांव में होता था, बाजार पर निर्भर नहीं थे। तो जो स्वदेशी की जो परंपरा थी वो इसी से ही थी। पहले बीज घर का था, कपड़ा हम घर में कपास बोते थे, अपने घर में उसका इस्तेमाल करते थे और कपड़े से जो जितने भी ज़्यादातर कपड़े थे मोल कम आता था, इसी का इस्तेमाल करते थे। गाँव में किसान ही सब कुछ करता था, सब कुछ किसान करता था, गांव में ही था। कपड़े का कारखाना गांव में था और वो अनाज के बदले था। नए कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के मेगा प्लान पर किसानों का गुस्सा भारी पड़ रहा है और नए कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को रविवार को शामली में भारी विरोध का सामना करना पड़ा और शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर उनको गांव में घुसने से रोक दिया और इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विरोध के कारण मंत्री का काफिला गांव से लौटने लग गया। वहीं बता दें आपको कि शामली में रविवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विधायक उमेश मलिक, राज्य मंत्री भूपेंद्र सिंह समेत कई बीजेपी नेता अपने काफिले के साथ खाप चौधरियों से मिलने के लिए पहुंचे और वे सबसे पहले गांव लिसाड़ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मलिक गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और इस दौरान भी बीजेपी के कई नेताओं को किसानों की खरी खोटी सुनने को मिली और इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं का काफिला भैंसवाल गांव पहुंचा, जहां काफिले के आगे ट्रैक्टर सटाकर गांव में घुसने का विरोध किया। इतना ही नहीं, जब गांव में मंत्री का काफिला जा रहा था तो ग्रामीणों ने जयंत चौधरी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और बता दें आपको ये भी कि संजीव बालियान का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की अगुवाई में बीजेपी नेताओं को खाप चौधरी बाबा संजय कालखड़े, गठवाला खाप के बाबा हरिकिशन, बुडीना खाप चौधरी बाबा संजीव व निर्वाल खाप के चौधरी बाबा धर्मवीर सिंह निर्वाल से मुलाकात करनी थी और खाप चौधरियों ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था और वो गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हो गए थे। कांग्रेस नेता पीएल पूनिया ने कोरोना के कई राज्यों में बढ़ते मामले को लेकर कहा कि ये चिंता की बात है कि एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन रही है और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जिलों में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो वास्तव में चिंता की बात है। जो कोरोना वेरिएंट अलग अलग जो अमेरिका से, साउथ अफ्रीका से
ऑस्ट्रेलिया से जो दिखाई दे रहे हैं वो खतरनाक घातक किस्म। खबर हरियाणा के पलवल से, जहां कोरोना काल के बाद पहली बार आम जनता के लिए पहली EMU ट्रेन शुरू हो चुकी है। बता दें, लगभग 11 महीने के बाद पलवल रेलवे स्टेशन से 6:05 पर दिल्ली गाजियाबाद के लिए ट्रेन रवाना हुई और स्टेशन पर EMU में पहले दिन काफी कम संख्या में यात्री दिखाई दिए। आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं यूपी विधानसभा की। कन्या सुमंगला योजना इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है। मिशन शक्ति दृढ़ता पूर्वक लागू किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा उपलब्ध होगी। पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ साथ मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य हमारे बच्चे को सुपोषण उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से महिला सामर्थ्य योजना के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उनसे अब उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखंड के उपरांत पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 घोषित की। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किए जाने जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की बड़े मूल्य की परिसंपत्तियां निष्प्रयोज्य हो गई। हमारी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए ऐसी निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित कर PPP मोड में औद्योगिक पार्क, आस्थान, क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु संप्रति उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी की बंद पड़ी कताई मिलों की परिसंपत्तियों को जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जन सामान्य में सुरक्षा की भावना बलती हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाए गए हैं। प्रदेश को अपराधियों, गुंडों और आतताइयों से मुक्त किए जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारा यह संकल्प है कि हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि महान क्रांतिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए ANB न्यूज के साथ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां DNS अस्पताल की लिफ्ट रविवार शाम अचानक गिर गई। हादसे के समय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई कांग्रेस नेता लिफ्ट में सवार थे।
अफरा तफरी के बीच करीब 10 मिनट बाद लोहे की छड़ और चाबी से लिफ्ट का दरवाजा खुला और इस हादसे में एक कांग्रेस नेता को पैर में हल्की चोट आई। वहीं कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल की तबीयत देखने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ के साथ लिफ्ट में 7 से अधिक लोग सवार थे। ओवरलोड के चलते हादसा हुआ था और वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र सलूसा ने सुरक्षा में बड़ी चूक और लापरवाही का आरोप लगाया है और इसकी जांच हो और अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई हो। क्या हुआ था, काफ़ी लोग एक साथ चढ़ गए थे तो लिफ्ट 2 फीट 1.5 फीट दब गई थी। दबते ही फिर उनको हाथों हाथ वो खुद ही निकल के न एकदम लोड बढ़ गया था, दब गई तो दबने से एकदम निकल के सीधे वो खुद माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, वो सीधे ऊपर मैंने पैदल ही चढ़ के 30वीं मंजिल तक आए और वहाँ पे बातचीत की, चर्चा की, 10 मिनट 15 मिनट बैठे। वहाँ से फिर वापस दूसरी जो लिफ्ट है उससे हमारे सामने उतर गया। हमने यहाँ तक छोड़े सारी बात की और मैंने उनको कहा कि कुछ टेस्ट कराएं सर, जय दिक्कत तो नहीं। तो मुझे डांट दिया उन्होंने कि मेरे को टेस्ट कराओगे, मैं तो एकदम ओके हूँ, फिट हूँ बिल्कुल। लिफ्ट जैसे नीचे तलघर में धंस गई थी, क्या हुआ था? नहीं, 1-2 फीट दब गई थी तो दबने से फिर उन्होंने खुद ने बटन दबाया तो नीचे, इसको नीचे से मैंने यहाँ आधे से नहीं निकलने को बजाय दबा दी, मैंने वो बटन दबाया। खबर मुंबई से है, जहां डोंगरी पुलिस ने सांता क्रूज इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने 12 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद किया है और इस मामले में पुलिस ने एक ड्रग्स पैडलर को घाटकोपर इलाके से गिरफ्तार किया, जिसका नाम दीपक बंगेरा बताया जा रहा है। और इस कार्रवाई में पुलिस ने एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप के अलावा 5 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। और इस दौरान सीनियर इंस्पेक्टर शबाना शेख ने बताया कि हमारी टीम लगातार 48 घंटों से दीपक से पूछताछ कर रही थी और उससे मिलने और सुराखों के आधार पर इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ऐसा है कि ये तीनों भी जो है ये ड्रग्स लेकर बेचने वाले लोग हैं। तो पहला जो पकड़ा था हम लोगों ने वो 2 ग्राम 3 ग्राम बेचता है, दूसरा जो है 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम बेचने वाला है और तीसरा जो किलो के इसमें बेचने वाला है। तो ये तीनों भी जो अलग अलग क्वांटिटी में बेचने वाले लोग हैं। और अभी हम लोग आगे का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी लिंक मिलती है या कैसे है, कि ये इसका फैक्ट्री वगैरह का है, हम उसका भी हमारे टीम के तरफ से वो जो तपास कर रहे हैं। हमारी डिटेक्शन टीम है, ये API लिंगे साहब आए और इनका टीम है। रात के टाइम में जब पेट्रोलिंग कर रहे थे 18 को नाइट में, तब जो ये जो पहला आरोपी है इसाक सैयद, ये वहाँ से गुजर रहा था, ये डोंगरी मार्केट की तरफ से। तो इनको पता था कि ये ड्रग्स लेता है और ये भी पता था कि ये बेचता भी है। तो इन्होंने इसका पीछा किया, उसको पोजीशन में ले लिया। तो उसके पास में 12 ग्राम ड्रग्स मिला। मिलने के बाद में उसको जब पोजीशन में लिया तो उसकी इंक्वायरी के दरमियान उसने बताया कि मैं जो है ड्रग किससे खरीदता है, उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं जो ड्रग्स है वो अब्दुल अजीज से खरीदता हूँ। तो उससे पूछा गया कि वो कहाँ पर है, तो उसने बताया वाशी के एरिया में है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, एक होटल है उसके नीचे मैं जाता हूँ, वहाँ से कोई वो मुझे डिलीवरी ला के देता है, वो कौन से रूम में वगैरह मुझे पता नहीं है। हमारे टीम ने अपने स्किल से उसको ढूंढ निकाला और उसको फिर पोजीशन में लिया। उससे भी जो है 56 ग्राम जो है वो ड्रग्स हम लोगों ने। यूपी के हापुड़ में घर में खुलेआम युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है, जहां एक सरफिरे ने घर में काम कर रही युवती पर दीवार से कूदकर एसिड अटैक करके फरार हो गया। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में युवती को देखकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने युवती की हालत को गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दरअसल ये पूरा मामला संभावली का बताया जा रहा है और वहीं महिलाओं पर ये वारदातें आज के समय में बढ़ती भी जा रही हैं। लेकिन जिले में बैठे अधिकारियों को महिलाओं पर बढ़ रही आपराधिक वारदातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये ताजा मामला संभावली का, जहां युवती पर एसिड अटैक का मामला सामने आया है। और जहां बता दें आपको कि मिली जानकारी के अनुसार युवती पूनम अपने घर पर काम कर रही थी, तभी अचानक एक युवक घर की दीवार से कूदा और युवती पर एसिड से भरी बोतल डाल फरार हो गया, जिसके बाद युवती एसिड से बुरी तरह झुलस गई। हादसे के बाद 2 अलग अलग समुदाय का मामला होने के कारण लोगों में भारी रोष है।
ये पुलिस लेके आई थी, एसिड अटैक का मामला बताया जा रहा है इसको। लड़की जो है बहुत ज़्यादा हालत गंभीर है इसकी, कई जगह जली हुई है। बाकी अभी हम लोग इसे मेरठ रेफर कर रहे हैं, वहाँ पर इसकी जाके हालत पता लगेगी कि कितनी खराब है कितनी नहीं। क्या मामला हुआ लड़की के, कैसे क्या हुआ? ये बर्तन मांज रही थी। अच्छा। कोई आया और दीवार थी करीबन 6 फुट की, उसके ऊपर से आके और तेजाब का डिब्बा डाल दिया पूरा। अच्छा। पूरा डिब्बा सारी जल गई। तो आप लोगों ने पकड़ने का प्रयास किया? राजपुर तक भागे, कोई हाथ नहीं आया। साइकिल लेकर बंदा भाग गया, साइकिल छोड़ कर भाग गया फिर वो। अच्छा, साइकिल पे तो तेजाब डाल रहा है। साइकिल मौके पर पड़ी है वहाँ? साइकिल नहीं मिली, साइकिल भी नहीं मिली, वो भाग गया। हो साइकिल से भाग नहीं सकता, लेकिन भागा पैदल ही वो। ये लगभग 7:30-8 बजे की घटना है। फरीदपुर से मावली पड़ता है, वहाँ पे एक लड़की के ऊपर कुछ केमिकल डाला गया है जो संभवतः एसिड है। लड़की को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ से उसको मेरठ रेफर कर दिया। उसको उपचाराधीन है, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही हम अभियुक्त की गिरफ्तारी। क्या आरोपी हिरासत में लिया गया सर? टीमें लगी हुई, जल्दी से उसको हिरासत में लेंगे, कठोरतम कार्रवाई। देश में 6 राज्यों में एक के बाद फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्र की ओर से राज्यों को दूसरी बार पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से RT-PCR जांच बढ़ाने को कहा गया है। साथ ही रैपिड एंटीजन जांच नेगेटिव आने पर RT-PCR जांच अनिवार्य करने को कहा गया है। बता दें आपको कि राज्यों को सख्त हिदायत दी गई है कि इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। साथ ही संक्रमण फैलने से रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में लापरवाही नहीं बरतने को कहा गया है। कोरोना काल में बंद हुई लोकल ट्रेनों का संचालन 11 माह बाद आज से शुरू हो जाएगा। दिल्ली गाजियाबाद रूट पर भी 5 ट्रेनों का संचालन होगा। और बता दें आपको कि इनमें से 2 ट्रेनें दिल्ली और पलवल से गाजियाबाद तक चलेंगी। ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और ये ट्रेनें स्पेशल पैसेंजर के नाम से चलाई जाएंगी और किराया भी पहले से ज्यादा देना होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे बड़े निजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चलाने वाले एक समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने कर चोरी पकड़ी है और इस कार्रवाई में 82.75 करोड़ की नकदी और 35.2 लाख के आभूषण जब्त किए हैं और इस बैंक लॉकर भी सील किया गया है। बता दें आपको कि ये छापे शुक्रवार को 4 आवासीय समेत 7 ठिकानों पर मारे गए थे और CBDT के अधिकारियों ने सूत्रों से इस समूह की पहचान श्रीनगर के जैनाकोट में स्थित नूरा अस्पताल चलाने वाले समूह के रूप में की है। और बता दें आपको ये भी कि CBDT की ओर से जारी बयान में कहा गया कि कार्रवाई के दौरान 82.75 लाख नगद और 35.2 लाख रुपए के आभूषण के बारे में संबंधित व्यक्ति स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। समूह के मुख्य व्यवसायों में 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, रियल एस्टेट और घरेलू उपयोग सामग्रियों का कारोबार शामिल है। और इस बीच समूह टुकड़ों में जमीनों को खरीदता है और बाद में उन्हें विकसित कर भूखंडों के रूप में बेच देता है। वहीं बता दें आपको कि CBDT ने कहा कि कार्रवाई के दौरान पता चला कि उक्त समूह बेचे जाने वाले जमीन की आधी कीमत नकद लेता है और जो नकदी जब्त की गई है और उसे उसी का हिस्सा है और इस धन पर कभी कर नहीं चुकाया उसने। बता दें आपको कि समूह ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के बाद से 100 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी के रूप में बेहिसाब संपत्ति लेन देन किया है। समूह की तरफ से बेचे गए प्लाट के खरीदारों द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए भुगतान और निवेश की भी जांच चल रही है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ अमेरिका ने म्यांमार के लोगों का साथ देने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। और बता दें आपको कि ये भी कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि अमेरिका उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा जो म्यांमार के लोगों के खिलाफ हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं ब्लिंकन ने कहा कि हम म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हैं।
देश का तीसरा और महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 3 अगले साल के आखिरी तक लॉन्च होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के सीवन ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत में देरी हो गई है। और सीवन ने कहा कि चंद्रयान 3 बहुत कुछ वहीं चंद्रयान 2 जैसा ही होगा, मगर इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 में था उसी का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए भी किया गया है। हम इस पर काम कर रहे हैं और हम इसके लिए एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं और यह 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला महाराष्ट्र के जालना जिले का है, जहां एक मंदिर में और मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों समेत 55 लोग रविवार को कोरोना संक्रमित पाए गए। बता दें आपको कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और ये अधिकारी ने रविवार को बताया कि जयदेववाड़ी में जालीचा देव नाम का मंदिर है। ये महानुभाव हिंदू पंथ के अनुयायियों की आस्था का अहम केंद्र है और एक अधिकारी के मुताबिक इस मंदिर में दर्शन पूजन के लिए राज्य के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, यहाँ रुकते हैं और वहीं रविवार को जांच के दौरान 55 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इनमें से कुछ लोग मंदिर में रह रहे थे या फिर मंदिर के आसपास, जिसके चलते एहतियात के तौर पर मंदिर को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मंदिर को जाने वाले रास्ते पर भी पुलिस तैनात की गई है, जिससे लोगों को आने से रोका जा सके। गांव में एक स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को तैनात किया गया है और इन लोगों को गांव और मंदिर कमेटी के सदस्यों की स्क्रीनिंग के लिए तैनात भी किया गया है। बता दें आपको कि जिला प्रशासन ने हर साल आयोजित होने वाले मेले को भी इस साल रद्द कर दिया है। पिछले कुछ जिलों में जालना में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। रविवार को जिले में कोरोना के 96 मामले सामने आए थे, जिसके चलते संक्रमितों का आंकड़ा 14,528 हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 384 हो गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।